हेलो, वेलकम टू माय स्टूडेंट सपोर्ट सिस्टम। आज की इस क्लास में हम स्टडी करने वाले हैं लेप्रोसी के बारे में। ये लेक्चर आप हिंदी में देख रहे हैं। यदि आपको इंग्लिश में स्टडी करना है तो आई बटन पे क्लिक करें। वहाँ से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा या आप डायरेक्ट चैनल को भी विजिट कर सकते हैं। लेप्रोसी या कुष्ठ रोग क्या है? कुष्ठ रोग एक संचारी या कम्युनिकेबल या संक्रामक रोग है जो एक जीवाणु माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। यह रोग मुख्य रूप से पेरिफेरल नर्व्स को प्रभावित करता है। इसके अलावा यह त्वचा, मांसपेशियों, आंखों, हड्डियों, टेस्टिस या वृषण और अन्य आंतरिक अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। लेप्रोसी का कॉजेटिव एजेंट क्या है? यस, कुष्ठ रोग एक बैक्टीरिया के कारण होता है जिसका नाम है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। यह भी टीबी के बैक्टीरिया के समान एसिड फास्ट बेसिलाई है और इसका जो सोर्स जो है वो ह्यूमन बॉडी है। ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, इसका एक विशेष अट्रैक्शन होता है जो नर्व्स की श्वान सेल्स होती हैं वो और जो रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम है उनकी कोशिका, तो वहां पर ये ज्यादा अटैक करते हैं। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कहाँ से ये रोग फैलता है? तो जितने भी कुष्ठ के रोगी हैं, सक्रिय कुष्ठ, उन सबको संक्रामक माना जाता है और जो रोगी है कुष्ठ रोग का, वही इसके संक्रमण का मुख्य स्रोत है। अब हाउ इट स्प्रेड्स, ये कैसा फैलता है? तो इसका जो पोर्टल ऑफ एग्जिट है, जहां से बैक्टीरिया बाहर निकलता है, वो नेजल कैविटी है मुख्य रूप से। एक कुष्ठ रोगी के जो नेजल म्यूकोसा है, वहां लाखों एम लेप्री बेसिलस होते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं जब व्यक्ति छींकता है, जब रोगी छींकता है या खांसता है। इसके अलावा जो ये बेसिलाई हैं, ये जो कुष्ठ रोगी के जो अल्सर्स हैं, पॉजिटिव जो स्किन अल्सर्स हैं, वहां से भी बाहर निकल सकते हैं। इसका अर्थ ये हो गया कि इस रोग के संचारण की 3 विधि हो सकती हैं। एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कुछ रोग के जो एम लेप्री हैं वो एरोसोल के माध्यम से हवा में स्प्रेड हो जाते हैं और जो सामने कोई हेल्दी पर्सन है वहां तक वो ट्रेवल कर जाते हैं। उसके बाद डायरेक्ट संपर्क या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है कि रोगी की जो त्वचा है, जहां पर पॉजिटिव टाइप के लीजन्स हैं, वहां डायरेक्ट टच हो जाए, या अप्रत्यक्ष जो संपर्क है फोमाइट्स के थ्रू, मिट्टी के साथ, दूषित कपड़े आदि, इनसे भी ये रोग फैल सकता है। यदि हम इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो लेप्रोसी का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज्यादा है। ये रेंज करता है, औसतन 3 से 5 साल है, पर अधिक भी हो सकता है। लेप्रोमेटस के मामलों में कई बार 20 वर्ष तक का इंक्यूबेशन पीरियड भी देखा गया है और जो ट्यूबरक्यूलोइड है उसमें थोड़ा सा कम इंक्यूबेशन पीरियड होता है। साइन एंड सिम्टम्स या लक्षण क्या होंगे, कैसे पता लगेगा लेप्रोसी का? तो इसमें सबसे पहला लक्षण है हाइपोपिगमेंटेड पैच, मतलब स्किन के ऊपर ऐसे पैचेस बन जाते हैं जो हाइपोपिगमेंटेड होते हैं, मतलब उसका जो कलर होता है वो स्किन से थोड़ा सा लाइट हो जाता है। दूसरा कि ये जो प्रभावित क्षेत्र है वहां पर सेंसेशन यानी जो संवेदना है वो कम या समाप्त हो जाती है। टच करने पर, हल्का से टच से भी पता नहीं चलता कि किसी ने टच किया हुआ है। इसके बाद जो नर्व्स होती हैं वो मोटी हो जाती हैं, स्वेलिन हो जाती हैं, जैसे यहाँ पर ये क्लियर दिख रहा है, ऐसे दिखाई देने लग जाती हैं और स्किन पर नोड्यूल्स या गांठें बन जाती हैं, मुख्य रूप से चेहरे या कान की त्वचा में। तो ये लक्षण होते हैं और इसके अलावा विकृति की उपस्थिति हो सकती है, जैसे अल्सर हो गए, हाथों पैरों की अंगुलियां ना होना, ये गायब होना, फुट ड्रॉप हो सकता है, नाक दबी हुई हो सकती है, नेजल डिप्रेशन जिसको बोलते हैं। तो ये जो गायब हो जाती हैं अंगुलियां हाथों और पैरों की, ये क्यों हो जाती हैं? इसका सीधा सा संबंध ये होता है कि वहां सेंसेशन नहीं होते, तो कोई चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, तो पता नहीं चलता और धीरे धीरे वो गैंग्रीन होके वो खत्म हो जाती है।
ठीक है, तो इस कंडीशन के कारण, सेंसेशन लॉस होने के कारण अंगुलियां, हाथ पैर उनकी ये भी गायब हो जाती हैं। अपने आप नहीं होती, ये घाव के कारण, घाव बनने के बाद होती है एडवांस स्टेज में। क्लासिफिकेशन, तो कुष्ठ रोग का जो क्लासिफिकेशन है वो इसकी स्टेजेस के आधार पर किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 4 हो सकती हैं, जैसे इंडिटर्मिनेट, ट्यूबरक्युलोइड, बॉर्डर लाइन एंड लेप्रोमेटस। अब ये क्या है, अब हम देखते हैं एक एक करके। इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी वो होगी जो बहुत ही आरंभिक अवस्था है। इसमें पूरी बॉडी में 1 या 2 अस्पष्ट हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स हो सकते हैं और कभी-कभी सेंसेशन इंपेयरमेंट के साथ वो हो सकते हैं। और ये जो घाव हैं, ये बैक्टीरियोलॉजिकली नेगेटिव होते हैं, तो वो इनडिटर्मिनेट लेप्रोसी है। जो नेक्स्ट स्टेज आ जाएगी, थोड़ी सी अग्रिम चरण हो जाएगा इसका, उसमें क्या होगा, उसे हम ट्यूबरक्युलोइड लेप्रोसी कहेंगे। और इसमें 1 या 2 क्लियर वेल डिफाइंड लीजन्स होंगे स्किन के ऊपर। वो हाइपोपिगमेंटेड या इरिथ्रोमेटस हो सकते हैं। इरिथ्रोमेटस मतलब रेड कलर का होगा। एनेस्थेटिक मतलब वहां पर सेंसेशन नहीं होंगे और ये भी बैक्टीरियोलॉजिकली नेगेटिव होते हैं लीजन्स। नेक्स्ट है बॉर्डर लाइन लेप्रोसी। इस तरह के मामलों में 4 या इससे अधिक घाव हो सकते हैं जो फ्लैट या थोड़े से उभरे हुए हो सकते हैं। ये भी हाइपोपिगमेंटेड या इरिथ्रोमेटस हो सकते हैं। संवेदना उसमें नहीं होती है, कम हो सकती है। और ये भी जो बैक्टीरियोलॉजिकली ये पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों प्रकार के हो सकते हैं। नेक्स्ट है लेप्रोमेटस लेप्रोसी। ये काफी एडवांस स्टेज है लेप्रोसी की। इसमें बहुत सारे फ्लैट और रेस्ड लीजन्स होते हैं, चमकदार, चिकने और सममित रूप से वितरित घाव होते हैं, यानी बॉडी के दोनों तरफ। और ये घाव पॉजिटिव होते हैं बैक्टीरियोलॉजिकली। तो इस प्रकार ये क्लासिफिकेशन किया गया है। डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशंस क्या होंगे? डायग्नोसिस करने के लिए सबसे पहला है शारीरिक परीक्षण। जैसे ही जो भी साइन एंड सिम्टम लेकर यदि रोगी आता है, जो हमने अभी स्टडी किए, तो एक आइडिया हो जाता है कि उसको लेप्रोसी हो सकता है। उसके बाद सेकंड हम देखते हैं कि क्या इन्वेस्टिगेशन कराया जाए। तो बैक्टीरियोलॉजिकली टेस्ट करते हैं, जिसमें नेजल स्मीयर हो सकता है, घाव का स्किन स्मीयर हो सकता है और नेजल स्क्रैपिंग हो सकती है। उसको जील नेल्सन मेथड के द्वारा जांच करने पर पॉजिटिव या नेगेटिव आने पर पता लग जाता है कि वो पॉजिटिव है तो लेप्रोसी है, नहीं तो नहीं। ठीक है, इसके अलावा कुछ और टेस्ट भी हम कर सकते हैं, जैसे हिस्टामिन टेस्ट, लेप्रोमिन टेस्ट और स्किन बायोप्सी। इन टेस्ट के बाद हमारे पास वो फाइनल स्टेज में पहुंचता है कि ट्रीटमेंट कौन सा देना है। तो कुष्ठ रोग का ट्रीटमेंट है, इसके लिए एमडीटी एक ग्रुप का नाम दिया गया है मेडिसिन का, जिसे मल्टी ड्रग थेरेपी कहते हैं, और उससे इसका इलाज हो सकता है। इस मल्टी ड्रग थेरेपी में मुख्य रूप से हम रिफाम्पिसिन, डेप्सोन, क्लोफेजामिन, एथियोनामाइड और प्रोटियोनामाइड जैसे जीवाणुरोधी दवाएं, एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन काम में लेते हैं। ये जो एमडीटी है, ये प्रदान करने के लिए हम रोगी को अच्छी तरह एग्जामिन करते हैं और उसके बेस पर 2 ग्रुप्स बनाते हैं, या तो पॉसिबेसिलरी लेप्रोसी का रोगी होगा या मल्टीबेसिलरी होगा। यदि पॉसिबेसिलरी है तो उसका इलाज 6 महीने के लिए देते हैं। उसमें 2 मेडिसिन होती हैं, रिफाम्पिसिन और डेप्सोन। रिफाम्पिसिन महीने में 1 बार 600 मिलीग्राम पर्यवेक्षण के साथ दी जाती है, मतलब जो हेल्थ वर्कर है अपने सामने रोगी को दवा देता है और बाद में उसको 1 महीने के लिए एक पैकेट दे देता है, जिसमें डेप्सोन चलती है प्रतिदिन, स्वयं प्रशासित, मतलब रोगी खुद उसको लेता है। उस समय हेल्थ वर्कर के सामने लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फिर से रोगी आएगा 1 महीने बाद, ठीक है, फिर से रिफाम्पिसिन 600 मिलीग्राम सामने हेल्थ वर्कर के, और फिर 1 महीने के लिए डेप्सोन कंटिन्यू चलती रहेगी। इसके अलावा यदि मल्टी बेसिलरी है, अच्छा, पॉसिबेसिलरी का पता कैसे चलेगा कि पॉसिबेसिलरी क्या है? जब त्वचा में 1 से लेके 5 लीजन्स हो पूरी बॉडी में और एक ही तंत्रिका, एक ही नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो, तो वो पॉसिबेसिलरी है।
इसी प्रकार यदि मल्टीबेसिलरी है जिसमें 6 से अधिक त्वचा के घाव हों और 1 से अधिक नर्व इन्वॉल्वमेंट हो तो उसे हम मल्टीबेसिलरी कहेंगे और इसका इलाज 12 महीने तक चलेगा। पॉलीबेसिलरी का 6 महीने इलाज चलेगा। ठीक है, तो इसमें जो ट्रीटमेंट चलेगा उसमें इस प्रकार होगा। 3 ड्रग हो जाएंगी। रिफाम्पिसिन 600 मिलीग्राम महीने में एक बार पर्यवेक्षण के साथ यानी हेल्थ वर्कर के सामने लेगा। फिर डेप्सोन 100 मिलीग्राम दैनिक मतलब डेली लेगा, स्वयं लेगा रोगी। और क्लोफेजामिन 300 मिलीग्राम महीने में एक बार पर्यवेक्षण के साथ यानी जो हेल्थ वर्कर के उसके सामने लेगा। और 50 मिलीग्राम दैनिक रूप से स्वयं प्रशासित यानी अपने आप लेगा 1 महीने तक। फिर 1 महीने बाद फिर से आएगा और फिर से रिफाम्पिसिन और क्लोफेजामिन ये 600 मिलीग्राम और 300 मिलीग्राम उसको दे दी जाएगी। तो ये एमडीटी का जो सिस्टम है वो इस प्रकार चलेगा और रोगी पूर्णतया ठीक हो सकता है अगर वो लगातार इसको पालन करे, दवाओं का समय पर ले। ट्रीटमेंट में एक चीज और देखी जाती है, लेप्रोसी में रिहेबिलिटेशन जरूरी है क्योंकि इसके साथ काफी स्टिग्मा जुड़ा हुआ होता है। तो पुनर्वास जो है वो कुष्ठ रोग के उपचार का ही हिस्सा है, जिसका अर्थ है कि शारीरिक और मानसिक बहाली समाज में जहां तक संभव हो सभी उपचारित रोगियों को सामान्य गतिविधि के लिए, ताकि वे घर, समाज और उद्योग में अपना जो जगह है वो फिर से शुरू कर सकें, कमा सकें, जीविका कमा सकें और सामान्य जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज लाइक कर सकते हैं और नोट्स बनाने के लिए विजिट करें mynursingstudents.blogspot.com। फॉलो करें मुझे ट्विटर पर भी और इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।